हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 12th का 2023 और 24 के सत्र में आया हुआ क्वेश्चन पेपर, जिसका कि क्वेश्चन पेपर कोड है 6511। सेट नंबर 1 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इसका सेक्शन ए कवर करेंगे। सेक्शन ए के 18 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे। यहाँ पर ये 18 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। सेक्शन 2 में हम कवर करेंगे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन बी कवर करेंगे पार्ट 3 में, पार्ट सी कवर करेंगे पार्ट 4 में। ऐसे करके हम पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे और सारे ही सेट हम कंप्लीट करेंगे सारे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैंने ये सारी पीडीएफ आपको सेंड कर दी है, तो आप वहां से डाउनलोड करके इनको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से सॉल्यूशंस को ले सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, अ फंक्शन एफ आर प्लस टू आर। आर हमें फंक्शन गिवन है r प्लस टू आर, इसकी डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड को डोमेन है रियल नंबर्स, जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होंगे। ओके, एंड द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x3। अब हमें चेक करना है कि ये वन वन और ऑन टू है या नहीं। वन वन के लिए हम क्या करते हैं, 4 1 1 के लिए हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो ये डोमेन है और ये को डोमेन है, इसके अंदर सबका लिंक, सबकी जो इमेज है वो 1 बाय 1 हो। जैसे इसकी एक यूनिक इमेज है यहाँ पे 1 बाय 1, इसकी यहाँ पर है, मतलब कि डबल ना हो। जैसे कि इसकी इमेज यहाँ पर ना हो, इसकी 2 इमेज ना हो, तो इसकी 1 to 1 ही इमेज चले, तो दैट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 फंक्शन लेते हैं, fx1 और fx2, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है fx1 और यहाँ पर है fx2, जो इसकी इमेज है। यहाँ पर x1 की इमेज है fx1 और x2 की इमेज है fx2। अब हमने यहाँ पर इनको लेट कर लिया कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर वो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो वो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। ओके, मीन्स ये दोनों एक हो गए, fx1 इसके इक्वल आ गया तो ये दोनों एक हो गए, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये दोनों भी एक हो गए, मीन्स सेम सेम की सेम ही इमेज होगी वहां पर। तो आइए, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। अब x1 fx1 कहाँ से आएगा, फंक्शन में जहां पर x है वहां पर x1 रख देंगे। 4x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2। सो हमें मिल गया x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इससे क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। ओके, अब हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू में होगा कि आपका यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब के लिए एक प्री इमेज यहाँ पर लाए करती हो। मीन्स जो इस को डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके लिए कि यहाँ पर डोमेन में कोई भी इमेज या कोई भी एक्स ना हो। किसी भी एफ एक्स के लिए यहाँ पर एक्स ना हो, ऐसा ना रहे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एफ एक्स को वाई के इक्वल ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 4x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3, एंड x की आ जाएगी y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या यहाँ की हर एक वैल्यू के लिए एक x अवेलेबल है। तो लेट y भी इक्वल टू -1, बिकॉज यहाँ पर r है और यहाँ पर जो डोमेन है वो r प्लस है। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो हमने यहाँ से एक नेगेटिव एलिमेंट ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू -1। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो x इक्वल टू -1 -3 डिवाइडेड बाय 4,
इज इक्वल्स टू -4/4 दैट विल बी इक्वल्स टू -1। बट क्या डोमेन में क्या कोई x -1 के इक्वल होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा r ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव रियल नंबर्स इस यहाँ पर डोमेन में है ही नहीं। तो -1 डज नॉट बिलोंग टू r प्लस। ओके, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? -1 बिलोंग्स टू r दैट इज कोडोमेन। डू नॉट हैव -1 का डू नॉट हैव प्री इमेज, -1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि fx फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आप इसमें ऑप्शन चेक करिए, 1 बट नॉट ऑन टू। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स। हमें यहाँ पर गिवन है कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 36 एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव इज, कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। एक बात आपको पता होगी कि कोई भी मैट्रिक्स हो जो उसका ऑर्डर होता है, कोई भी ऑर्डर हो, जब उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 6 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। अब हमें इनके पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं और ये बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। जैसे कि फर्स्ट वन 36 मल्टीप्लाई बाय 1, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 36 ही मिलेंगे। और ऐसे अगर 1 इंटू 36 करेंगे तो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 ही मिलेंगे हमें। ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ रोज 1 है और 36 कॉलम है। ठीक है, इसके लिए आपको 36 के फैक्टर्स निकाल लेना। 36 के फैक्टराइज जब हम करेंगे तो फैक्टराइज करने पे हमें क्या मिलेगा? ये फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, अब इसके अंदर आपने पहला एलिमेंट लेना है 2 क्रॉस और बाकी 3 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। 2 क्रॉस 3 दिस इज 18 और इसी का आपको रेसिप्रोकल मिलेगा 18 इंटू 2। हम एक इंटरचेंज कर देंगे रोज एंड कॉलम्स को, तो 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर्स यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से मिल गए थे और 2 यहाँ से मिल गए। ऐसे ही यहाँ से अब यहाँ से 2 एलिमेंट लेने हैं, 2 क्रॉस 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके नीचे के बाकी बचे हुए 2 9। अब इनको भी हम एक्सचेंज कर देंगे तो 9 क्रॉस 4। अब ऊपर से हमें 3 एलिमेंट लेने हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12 और नीचे कितना लेफ्ट है 3, 12 क्रॉस 3, इनको भी एक्सचेंज कर देंगे 3 क्रॉस 12। ओके, और एक ये हमारे पास 36 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। इसको बेटा 2 टाइप से ले सकते हो, एक आप ये दिमाग लगा सकते हो कि हमारे पास किसी का स्क्वायर नंबर है, तो किसका स्क्वायर है? 6 क्रॉस 6 का नंबर है, तो इसको एक्सचेंज करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, दोबारा दोबारा रिपीट करके इसको काउंट नहीं करेंगे। और हम इसके ये सेंटर वाले भी ले सकते हैं, ये 2 है और ये 3 है, तो हमने इसको सेंटर से मल्टीप्लाई किया दोनों एलिमेंट्स को, 2 क्रॉस 3 6 और यहाँ से 6। ये सिर्फ उसी में पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर हमारा पॉसिबल हो रहा है बिकॉज जिसका भी स्क्वायर नंबर होगा उसी के अंदर ही पॉसिबिलिटी आ सकती है इस टाइप की। तो आप अपने आप से ही सोचना कि ये स्क्वायर नंबर है तो उसका आपने 6 क्रॉस 6 ले लेना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 9 पॉसिबल ऑर्डर्स में इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, जो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 ही मिलेंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या फिर इसका डोमेन क्या रहेगा। इस सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 when x is not equals to 0 और 1 when x is equals to 0। तो आप देखिए यहाँ पर जब x 0 के इक्वल नहीं है, जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल है। ओके, तो ये when x बिलोंग्स टू r माइनस 0, मतलब जब 0 नहीं है वैल्यू और कोई भी वैल्यू हो तो x की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और एफ एक्स एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये अपनी डोमेन में सिर्फ एक एक्स की वैल्यू को छोड़कर कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। सो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स विल बी continuous and differentiable for all x belongs to r minus 0। तो अब हमें 0 पे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए होता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी सेम ही फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम ही फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, as h approaches to 0 limit h approaches to 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई। अब आर एच एल कर लेते हैं चेक, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, सेम ही फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 3। नाउ पुट x is equals to 0 plus h, as h approaches to 0, now limit h approaches to 0 will be 0 plus h का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h approaches to 0 h स्क्वायर प्लस 3। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, दैट इज वैल्यू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स क्या है 1, तो दैट इज नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शंस पे आ जाइए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नहीं, ये 0 पर इसमें ये 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी देखिए ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। इसके अंदर हमने देखा कि बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 पर नहीं है। ओके, तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन होगा हमारा सी, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं, बट ये हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हमें इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस हमें एक सही आंसर को टिक करना है। ओके, now question number fourth is, let f(x) be a continuous function on closed interval ab and differentiable on open interval ab. Then this function f(x) is strictly increasing in open interval ab if, ये एक डेफिनेशन है,
इंक्रीजिंग फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जब हमें फाइंड आउट करना होता है, बताना होता है, तो ये तो सिंपल एक डेफिनेशन है जो एज इट इज दी हुई है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। तो इसका होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, व्हेन f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। ओके, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कब होगा, ये हो जाएगा व्हेन f डैश x इज लेस देन 0। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ ये की मैट्रिक्स गिवन है, ये इसके इक्वल है, दिस मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 24 डिवाइडेड बाय y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल गिवन है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई 2 5 xy इज इक्वल्स टू 6 5 2 8। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 6 एंड यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे इस वैल्यू को, x इंटू 6 माइनस x विल इक्वल्स टू 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर इसके अंदर से। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी x की, 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब दोनों वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 देन y विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस x। यहाँ से y विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 4 एंड y विल बी 2। तो वैल्यूज क्या आई, जब x 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। और अब ऐसे दूसरा x इज इक्वल्स टू 2, व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y विल बी 6 माइनस x, y विल बी 6 माइनस 2 देन y विल बी 4, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 24 डिवाइडेड बाय y। अब कंफ्यूज नहीं होना, हम दोनों में से कोई भी पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में वैल्यू सेम ही आ रही है, अब चेकिंग कर सकते हैं। अब हम कोई भी एक पेयर ले लेते हैं, हम मान लो ये वाला पेयर ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, और 24 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू क्या है, 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 6 विल बी 18, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वैल्यू इज 18। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a to b fx dot dx इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास a to b fx dot dx, ये किसके इक्वल होगा, a to b दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं a प्लस b, इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं dx। ये हमारे पास एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये किसके इक्वल हुआ, ऑप्शन नंबर बी, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ x डॉट dx। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स a and b such that sin theta will be 3/5, then a dot b is equals to, इसके अंदर हमें दो यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और साइन थीटा गिवन है 3/5। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर्स की जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसके इक्वल होगी, डॉट कॉस थीटा। हमें यहाँ पर पता है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वही होता है जिसकी की वैल्यू 1 होती है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा
और बी का भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ओके, और हमें गिवन है क्वेश्चन में साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/5 और cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16 विल बी इक्वल्स टू 9/25। 1 माइनस 9/25 विल बी इक्वल्स टू 16/25। अब अंडर रूट ओपन होगा तो प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा 4/5। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, प्लस माइनस 4/5। ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस 4/5 is the answer. Okay. Now question number 8 is the integrating factor of the differential equation 1 minus x square dy by dx plus xy is equals to ax. हमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस xy इज इक्वल्स टू ax। अब हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके अंदर जो dy by dx का कोफिशिएंट है वो 1 होता है, इसके अंदर नहीं है, तो हम इसको बना लेंगे। हम पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल प्लस x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर y is equals to ax divided by 1 minus x square. Now compare this equation number 1 with this. Now compare number 1 with dy by dx plus py is equals to q. अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p is equals to x by 1 minus x square. तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है इसके अंदर। नाउ पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt एंड x dx विल बी dt बाय माइनस ऑफ 2। इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। अब e क्या आ जाएगा, e की पावर x dx की जगह क्या आ जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, e की पावर x dx के इस प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dt माइनस 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है जो हमने लेट किया था, t। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर ये 1 माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, तो dt बाय t इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1/2 लॉग ऑफ t। ओके, अब इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला पता है कि लॉग m रेज टू द पावर n इक्वल हो जाता है n लॉग ऑफ m के। मतलब अगर ये पावर है तो इसको आगे ला सकते हैं और अगर ये आगे है तो इसको पावर में लेके जा सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में ये माइनस 1/2 है, हम इसको पावर में ले जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, e लॉग t की पावर माइनस 1/2 और e से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय माइनस होता है t की पावर 1/2। अब t की वैल्यू अगेन हम x में पुट कर देंगे, t इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। ओके, now question number 9 is if the direction cosines of a line are √3k, √3k and √3k then the value of k is। हमें पता है कि हम डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली डिनोट करते हैं L, M
और n से, ठीक है। और एक इनके बीच में एक रिलेशन भी हम जानते हैं, एक रिलेशन गिवन बाय है, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक रिलेशन है जो सभी को पता होना चाहिए, बहुत जनरल रिलेशन है ये डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट करते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ गामा। एंगल अल्फा क्या होता है, जो एक्स डायरेक्शन के साथ बना रहा है, बीटा वाई डायरेक्शन के साथ बना रहा है और गामा जेड डायरेक्शन के साथ बना रहा है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो √3 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, तीनों की वैल्यू सेम दी हुई है, इज इक्वल्स टू 1। इससे क्या आ जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट विल बी 9 के स्क्वायर is equals to 1. K square will be 1 by 9 and K will be under root of 1 by 9. K की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ऑफ 1 by 3। तो ऑप्शन नंबर डी, प्लस माइनस ऑफ 1 by 3, K is equals to प्लस माइनस 1 by 3। Okay. Now question number 10 is a linear programming problem deals with the optimization of logarithmic function, linear function, quadratic function एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम एलपीपी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये किस फॉर्म में गिवन होता है, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में गिवन होता है, जिसकी कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ऑप्टिमाइज करना होता है जिसे। तो ये किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, और इसके साथ सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स भी दिए होते हैं, हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स भी दिए होते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5y is greater than is equals to 8 and x is less than is equals to 4, y is greater than is equals to 0। इस टाइप में कुछ भी दिया होता है, रैंडमली मैंने ऐसे ही लिया आपको एग्जांपल देने के लिए। ये भी किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फंक्शंस हैं ये भी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसके साथ डील करती है, किसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम, इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जो कि किस फॉर्म में है, लीनियर फंक्शन में है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज लीनियर फंक्शन। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ p a by b is equals to p a dash by b then which of the following statement is true। ओके, हमें क्या गिवन है कि p a by b is equals to p a dash by b। ओके, अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से क्या पता है कि p a by b किसके इक्वल होगा, p a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p ऑफ b एंड p a डैश बाय b क्या होगा, p a डैश इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p b। नाउ इक्वेटिंग देम, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। नाउ इक्वेटिंग देम, p a इंटरसेक्शन b बाय p b इज इक्वल्स टू p a डैश इंटरसेक्शन b बाय p b। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या मिला, p a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू p a डैश इंटरसेक्शन b। ये हो जाएगा नंबर 1। अब इसे समझो, हमें सॉल्व करना होगा। अब मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उससे समझेंगे। ये A है और ये B है, दिस इज A एंड B। और ये जो बीच का पार्ट है, ये क्या है, A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट A डैश इंटरसेक्शन B, हमने A को निकाल दिया, यही तो बचा ना। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, B डैश इंटरसेक्शन A। ठीक है, अब यहां से देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A डैश इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, अगर हम पूरे B में से
अगर हम पूरे बी सेट में से माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी, बी सेट ये है, तो अगर हम इस पार्ट को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए डैश दिस इज इक्वल्स टू पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम बाय वन से हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/2 पी बी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ये चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है। ये आपका फॉलो कर रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी, वेयर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, सिंपली आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसे ओपन करेंगे, ओपन कैसे करते हैं, दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ दिस मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप चाहे तो इनको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ एक्स। अदरवाइज आप एक आइडेंटिटीज पढ़ते हुए आए हो 8th क्लास से, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट इनको अप्लाई कर सकते हो तो आपको इजी हो जाएगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे दे सकते हो ए प्लस बी, यहाँ पर ए क्या है एक्स और बी क्या है 1, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। एंड ये कौन सी बन रही है, एक्स माइनस 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन्हें ओपन कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2, 2 विल बी अवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, now question number 13 is the derivative of sin x square with respect to x at x is equals to root of pi। जब x की वैल्यू रूट पाई है तब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके डेरिवेटिव की। तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, लेट y विल बी sin x स्क्वायर, इसके अंदर क्या होगा, पहले साइन का होगा डिफरेंशिएशन, dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू साइन का क्या हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर। अब 2x का होगा, x स्क्वायर का होगा तो क्या आ जाएगा 2 ऑफ x। ओके, ये किसके इक्वल आ गया 2x इंटू में cos ऑफ x स्क्वायर। अब dy बाई dx की वैल्यू हमें कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, व्हेन x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई विल बी इक्वल्स टू 2 रूट पाई डॉट कॉस रूट पाई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 रूट पाई डॉट कॉस पाई पे वैल्यू क्या होती है -1, 2 रूट पाई -1, दिस विल बी इक्वल्स टू -2 रूट ऑफ पाई, दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी -2 रूट पाई। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब विल बी d2y बाई dx स्क्वायर। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये पावर्स हैं। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का 1 है और यहाँ पर
डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ 2, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। और अब डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिग्री क्या होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 2 और 1। अब यहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो, आपसे पहले पूछा है ऑर्डर और फिर पूछी है डिग्री, तो ये भी इसी रिस्पेक्ट में आपके जाएंगे। तो पहले आपको ऑर्डर का आंसर देना है, ऑर्डर क्या है 2, तो आपका ये और डिग्री होगी 1, जो बाद वाला है वो डिग्री के लिए काउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, गलती से ए काउंट मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री विल बी 1। ओके, now question number 15 is the vector with the terminal point A and initial point B। initial point क्या होता है जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, B, इसका इनिशियल पॉइंट दिया है B, दैट इज 3, -4 एंड 7, और टर्मिनल पॉइंट दिया है A जहां पर एंडिंग पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट इज द एंडिंग पॉइंट A इज 2, -3 एंड 5। अगर हम वेक्टर्स का कंसेप्ट रिवाइज करें तो उसके अंदर अगर हमारे पास एक वेक्टर होता है, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको डी से, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर अब हमें इसका वेक्टर फाइंड आउट करना है सी डी, तो इसमें क्या है डी इज द टर्मिनल पॉइंट, तो इसके अंदर क्या करते हैं जो बाद वाला होता है टर्मिनल पॉइंट होता है उसमें से माइनस करते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें इसके अंदर रखना है और इसका वेक्टर आ जाएगा। इसके अंदर वेक्टर क्या निकालना है हमें बी ए, बस ये ध्यान रखना है कि ए बी नहीं बी ए निकालना है, क्योंकि बी इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो इसमें से ए वाले में से बी को माइनस करेंगे, 2 - 3i प्लस -3 -4 जे कैप प्लस 5 - 7 के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप। दिस इज योर आंसर, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, now question number 16 is the distance of a point P A B C from y axis। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट है A B C, हमें y एक्सिस से उसका डिस्टेंस निकालना है। अब ये पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं y z x, ठीक है। अब इसके अंदर जब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस से, तो हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर शॉर्टेस्ट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस पर्टिकुलर उसी से पूछ रहा है वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तो हम यही लेट करके चलेंगे कि हम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस जो वाई इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 3 है, तो अगर हम उस पर सीधा बिल्कुल जाएंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी जो उसका है वो 3 ही रहेगा कोऑर्डिनेट, चेंज तो नहीं हो जाएगा, हमने उसको मूव तो नहीं किया। तो इससे क्या होगा, और हमें पता होता है तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या है बी है, तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा बी हो जाएगा। और y एक्सिस पर x और z जीरो होंगे, क्योंकि किसी भी एक्सिस पर उसको छोड़ के बाकी दोनों जीरो होते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 0 b 0। अब हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा 0 माइनस a, इसके अंदर होता है x1 y1 z1
x2 y2 z2। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है, अगर हम इसका नाम ले लेते हैं p और इसका हम नाम रख लेते हैं r, तो pr क्या होगा इसके अंदर, pr क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या वैल्यूज हैं हम यहाँ रख देंगे, x2 इज 0, 0 माइनस a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर प्लस 0 माइनस c स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें वो पूछता एक्स एक्सिस से, ये हम ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही छोटी चीज है, अगर वो एक्स एक्सिस से पूछता तो एक्स एक्सिस पर क्या होता, एक्स एक्सिस पर दोनों जीरो हो जाते, वाई भी जीरो हो जाता, जेड भी जीरो हो जाता, ये हो जाता ए हो जाता, क्योंकि इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, इस पॉइंट से कहीं ना कहीं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जो कि इसके साथ एंगल बनाता 90 डिग्री का। तो इसके अंदर क्या होता, ए माइनस ए हमारा जीरो हो जाता। तो अगर एक्स एक्सिस से वो पूछता, ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा एक्स एक्सिस के लिए, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो हमारा पास क्या रह जाता, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे जेड एक्सिस के लिए पूछता तो हमारे पास क्या रह जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, आगे कभी फ्यूचर में आपके पास ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो 1 मार्क के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप ये देख सकते हो कि जो भी एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा है तो जो उसका है वो जीरो हो जाएगा, बाकी दोनों आएंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट था वो जीरो हो चुका है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का जीरो हो चुका है, वाई और जेड का आ रहा है, और यहाँ पर एक्स और वाई का आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय कंस्ट्रेंट्स this x is greater than is equals to 0, y is greater than is equals to 0, x plus y is greater than is equals to 4। जब हम एलपीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो भी हमें कॉन्स्ट्रेंट्स दिए होते हैं उसके अंदर हम फिजिबल रीजन निकालते हैं और फिर उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं और उन पे मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो देखते हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। एक हम ये ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसके अंदर फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। x यहाँ पर लेस देन हो जाता है तो इधर वाला रीजन हमारा फिजिबल रहेगा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। और नेक्स्ट इज y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो इधर का जो ये एरिया है y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, तो कौन सा रहेगा, इधर नीचे तो नेगेटिव हो जाता है y, तो इधर रहेगा y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तक का हमारा कॉमन एरिया दो कॉन्स्टेंट्स के लिए कौन सा आया, सिर्फ ये वाला आ रहा है दोनों के लिए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम इसको कर लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब x y, जब x को 0 लेंगे तो y4, जब y को 0 लेंगे तो x4। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ये क्या होगा 4 0 का, और यहाँ पे होगा 0 और 4। ठीक है, दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर हम इसकी ये बना लेंगे। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये वाला रीजन, ये तो हम पहले ही आउट कर चुके हैं, दोनों के लिए ये कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन फिजिबल है या ये वाला रीजन फिजिबल है। अब इसके इस कांस्टेंट पे हम वैल्यू डालेंगे, हम यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू डाल देंगे। ओरिजिन पे क्या आएगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ओरिजिन वाला रीजन जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिजिबल रीजन क्या है, ये वाला, दिस वन इज द फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन में हमारे कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 और 2 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर फॉर द फिजिबल रीजन। ओके, अगर आपका फिजिबल रीजन आ जाता है ये वाला तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कितने हो जाते हैं, 1 2 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो जाते हैं। बट अभी जो हमारे पास प्रेजेंट में क्वेश्चन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमारा ये वाला रीजन फिजिबल है, तो इसके अंदर ये एक पॉइंट और दो कॉर्नर पॉइंट्स है, दैट ऑप्शन नंबर सी 2 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज
इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ही ऑर्डर है दोनों का, एन क्रॉस एन, सच दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें गिवन है, क्या गिवन है कंडीशन, ए प्लस बी को जब ऐड करके उनका होल स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, हमें पता है एक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, इसको हमने अलग लिखा न्यूमेरिकल्स के वे में, हमें पता है कि वो कॉम्यूटेटिव होता है। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस 2 ए बी कर देते थे, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं हम। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ए बी इज नॉट इज इक्वल्स टू बी ए, अनलेस कि वो डिफाइन ना हो, अनलेस कि आपसे कहा ना गया हो कि बी ए इज इक्वल्स टू ए बी। हो भी सकती है, बट जब तक आपको बताया नहीं गया तब तक वो कॉम्यूटेटिव आप उसको नहीं मान सकते, हर एक केस में नहीं होगी। तो ए बी इज इक्वल्स टू, इसे अलग ही लिखेंगे, ए बी प्लस बी ए करके ही लिखेंगे। अब हमें गिवन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, 0 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए, इससे क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, या फिर बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए बी क्या है, माइनस ऑफ बी ए है। ओके, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए और अच्छे मार्क्स पा पाए।